Hello humans, welcome back to Your Thoughts Are Valid and I hope you all are doing great. So finally आज हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के एंड दिस इज पार्ट 17 और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी हैं अराउंड 4-5 एक्स्ट्रा वीडियोस हैं जिसमें मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कवर किया है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट यू नीड टू नो दोज टर्म्स so that you should understand research methodology in detail and also like accurately. तो आज हम लास्ट टॉपिक से डील करने जा रहे हैं जो कि है एथिक्स इन रिसर्च। बट इससे पहले मैं एथिक्स पे मूव ऑन करूं, मैं लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी पढ़ाना चाहती हूँ। ये एक छोटा सा पार्ट है और ये मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो बेसिकली जो भी साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है उसकी क्या लिमिटेशंस होती है हमें वो समझना है। तो पहला हम पढ़ते हैं लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रू जीरो पॉइंट होता है वो लैक करता है साइकोलॉजिकल रिसर्च। ट्रू जीरो पॉइंट क्या होता है, लाइक कोई भी स्केल है वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, उसमें उसमें जो हम जीरो कंसीडर कर भी रहे हैं दैट इज इन रिलेटिव टर्म्स। तो बेसिकली जितने भी मेजरमेंट होते हैं साइकोलॉजिकल वो बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं। लाइक बेसिकली वहाँ पे एक रिलेटिव जीरो होता है कि हम एक पर्टिकुलर कंडीशन को मानते हैं कि इसको हम न्यूट्रल समझ रहे हैं। न्यूट्रल से मतलब जीरो। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल पर्सनालिटी टेस्ट में अगर हम ओपननेस के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रावर्जन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने एक्स्ट्रावर्जन की जो भी जीरो वैल्यू अगर ली है तो वो एक स्केल पे ली है और वो जीरो रिलेटिवली डिफाइंड है। अब एक्स्ट्रावर्जन इट्स लाइक कि यू कांट रियली मेजर जीरो। एक्स्ट्रावर्जन से व्हाट विल यू अंडरस्टैंड, दैट इज लाइक रिलेटिव, राइट? देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन कि जीरो एक्स्ट्रावर्जन का मतलब क्या होगा। इट इज लाइक रिलेटिव। बेसिकली जीरो एक्स्ट्रावर्जन का मतलब यही होगा कि इंसान बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, उसको सोशलाइज करना बिल्कुल नहीं पसंद। बट अगेन दिस इज वेरी रिलेटिव एंड इट डजेंट डिफाइन एनी क्राइटेरिया कि यही लोग जो है वो उनका स्कोर जीरो आ सकता है। बिकॉज जीरो से वन के बीच में भी बहुत सी वैल्यू है, तो हो सकता है कुछ लोग का स्कोर जीरो आए, कुछ का वन आए। अब जीरो से वन के बीच में जो वैल्यूज है वो कौन मेजर करेगा? सो इट्स लाइक इट्स वेरी रिलेटिव। तो इसलिए कोई भी जीरो पॉइंट नहीं होता, ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता साइकोलॉजिकल रिसर्च में, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स में। अब प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे असेसमेंट में कि जो डिफरेंस होता है फर्स्ट और सेकंड रैंक होल्डर का वो सेम नहीं होगा, क्योंकि कुछ बिकॉज वो उस डिफरेंस के जितना सेम नहीं होगा जो कि सेकंड और थर्ड रैंक होल्डर के बीच में है। अब लाइक हमने बोल दिया कि किसी का स्कोर जीरो है एक्स्ट्रा वर्जन पे, किसी का वन है और किसी का टू है। तो अब जो लोग आ रहे हैं जीरो से वन के बीच में और वन से टू के बीच में वो कहाँ लाए करेंगे? उनके लिए तो कोई स्कोर दिया ही नहीं गया है। तो इट्स लाइक कि और कोई भी ऐसी पर्टिकुलर क्वालिटीज नहीं है जो सिर्फ वन जीरो में लाई कर रही है या सिर्फ वन में लाई कर रही है या सिर्फ टू में लाई कर रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट एक एक्यूरेटली हमें नहीं पता होता कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को हम कंसीडर कर रहे हैं जीरो में, वन में, टू में। तो ये भी इलस्ट्रेट करता है कि साइकोलॉजिकल मेजरमेंट जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं नेचर में। देन सेकेंड पॉइंट है रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। सो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उनको डेवलप किया जाता है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के फीचर्स को ध्यान में रख के। बेसिकली जब हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो हम पर्सनालिटी का जो क्वेश्चनर बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने बिग फाइव पर्सनालिटी थ्योरी को कंसीडर किया, ओशन मॉडल को कंसीडर किया, तो हमने 5 फीचर जो मेंशन करे वो थे ओपननेस, कंसाइटियसनेस, एक्सट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म एंड एग्रीएबलनेस। सो ये सब हमने सेलियंट फीचर्स मान लिए पर्सनालिटी के कॉन्टेक्स्ट में। और ये जो टेस्ट है इनको प्रॉपरली मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, अडाप्ट करने की ज़रूरत होती है। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट, जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो भी टॉपिक है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रख के।
और तीसरी लिमिटेशन ये है कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है क्वालिटेटिव डेटा का। तो बेसिकली जो भी डेटा होता है क्वालिटेटिव स्टडीज से, वो बहुत सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें हम रिसर्चर का जो इंटरप्रिटेशन है उस पर डिपेंड करता है। तो वो तो रिसर्चर कौन से थॉट्स एक्सप्रेस करने वाला है, वो किस चीज में बिलीव करता है, तो वो उस हिसाब से एक्सप्रेस करेगा। और इसलिए भी क्योंकि जो भी पार्टिसिपेंट है, जो भी वो डेटा दे रहा है, वो उसके भी खुद के अपने कुछ बिलीव्स हैं, वो जिस सोसाइटी से आता है या जो भी उसके बैकग्राउंड है, तो वो सब इम्पैक्ट करेगा उसके आंसर्स को। तो ये जो इंटरप्रिटेशन होता है ये हर इंसान के अलग अलग होते हैं, और इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है क्वालिटेटिव स्टडीज के केस में कि फील्ड वर्क को एक से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर करें, जिससे वो बाद में अपना ऑब्जर्वेशन सारे इन्वेस्टिगेटर्स मिलके ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करें और एक एग्रीमेंट पे आए। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ, सब सारे इन्वेस्टिगेटर्स डिस्कस करें उन्होंने जो जो भी इंटरव्यू लिए, उसके बाद एक पॉइंट पे आए, सब कंक्लूड करके वो एक पॉइंट बनाए और फिर उस चीज को मीनिंग दे। One is better off if the respondents too are involved in such meaning making process. So is like it's like कि अगर respondents भी इसी तरीके से participate करें तो बहुत अच्छी बात होगी, but that is not really practically possible, तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। So now let's uh, finally come to the last topic in research, which is ethics. तो जो पर्पस जो होता है कोड्स का मतलब एथिक्स ही है। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स एथिक्स। एथिक्स की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो जस्ट से दैट कोड ऑफ कंडक्ट। सो बेसिकली ये जो एथिक्स होते हैं इनको किस लिए यूज किया जाता है, जिससे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, साइकोलॉजी की रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके और साइकोलॉजिस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। जो ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी है BPS और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है APA, दोनों ने कोड ऑफ एथिक्स इशू कर रखा है साइकोलॉजी में, जो कि बेसिक गाइडलाइंस बताता है एक रिसर्च कंडक्ट करने की। और कुछ इम्पोर्टेंट एथिकल इश्यूज है: इन्फॉर्म्ड कंसेंट, डीब्रीफ debrief, protection of participants, deception, confidentiality and withdrawal from an investigation. अभी एक एक को हम डिटेल में समझ लेते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या होता है? जब भी पॉसिबल होता है इन्वेस्टिगेटर को पार्टिसिपेंट्स की कंसेंट ऑब्टेन करनी चाहिए। सो बेसिकली प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, इसका मतलब ये होता है कि पार्टिसिपेंट से सिर्फ यस बुलाना इज नॉट इनफ। उनको सब कुछ पता होना चाहिए रिसर्च के बारे में। दे नीड टू नो कि वो किस चीज पे एग्री कर रहे हैं। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट को प्रैक्टिकली उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एडवांस में कि रिसर्च किस बारे में है, उनका क्या रोल है, और उन तब जाके उनका कॉन्सेंट लेना होगा। जो एडल्ट्स होते हैं बेसिकली जो 18+ होते हैं, वो अपना कंसेंट खुद दे सकते हैं एक स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी जो लोग माइनर हैं वो अपने पेरेंट्स और गार्जियन से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं। और कंसेंट फॉर इन ऑर्डर फॉर कंसेंट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंसेंट जो है कंसेंट फॉर्म्स में क्या जरूरी होता है कि जो इंफॉर्मेशन शीट है पार्टिसिपेंट्स की, वो स्टडी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करेगी कि स्टडी किसके बारे में है, क्या है, एवरीथिंग। और इन्वेस्टिगेटर्स के डिटेल्स भी उसमें मेंशन हो, जैसे कि ईमेल एड्रेस या फिर फोन नंबर, एंड उनको कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। लाइक अगर रिसर्च लाइक पार्टिसिपेंट को कुछ भी जानना है रिसर्च के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, तो वो कांटेक्ट कर सके इन्वेस्टिगेटर को। सो दिस इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। देन सेकंड है कि पार्टिसिपेंट्स को सो ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट का ही पार्ट है। तो हमें पार्टिसिपेंट को क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है? एक तो पहला है अ स्टेटमेंट दैट पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री। तो बेसिकली वो जो भी पार्टिसिपेट करेंगे वो उनकी चॉइस है, बिल्कुल लाइक इट इज वॉलेंटरी, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता पार्टिसिपेट करने के लिए। और इफ दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, तो कोई भी उनको लॉस नहीं होगा, उस चीज का कोई भी गलत रिजल्ट नहीं होगा। बाकी उनको रिसर्च का पर्पस पता होना चाहिए कि रिसर्च क्यों हो रही है। बाकी जितने भी रिस्क हो सकते हैं या डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं पार्टिसिपेंट को इन केस अगर कोई होने वाला है,
तो और स्पेशली रिसर्च में कोई भी फिजिकल इंजरी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए इंसान को, और ना ही साइकोलॉजिकल। जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होंगे रिसर्च में वो भी हमें बताने पड़ते हैं पार्टिसिपेंट्स को। हमें बेनिफिट्स बताने पड़ते हैं कि इस रिसर्च से सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा, या फिर उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को कुछ फायदा होगा या नहीं, और कितना टाइम लगेगा अ, वो एक्सपेरिमेंट करने में या फिर फॉर्म भरने में, वो भी बताना होता है। और बाकी जिस पर्सन को कांटेक्ट करना है आंसर्स के, person to contact for answers to questions or in the event of injury or emergency। तो बेसिकली वो किसको कांटेक्ट करेंगे इमरजेंसी के केस में, वो भी उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। सपोज कि वो उनका मन नहीं है अब पार्टिसिपेट करने का, दे वांट टू विड्रॉ, तो उनको पता होना चाहिए कि उसका प्रोसीजर वगैरह क्या है। और बाकी उनकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, और जो राइट टू विड्रॉ है वो उनको किसी भी टाइम लाइक अवेलेबल होना चाहिए, कि वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं जब उनका मन करे। देन डीब्रीफ। तो पर्पस क्या होता है डीब्रीफिंग का, कि वो कोई भी मिसकंसेप्शन और जो भी एंजाइटी है पार्टिसिपेंट्स की रिसर्च को लेके, उसको रिमूव कर सके, और उनको एक सेंस ऑफ डिग्निटी, नॉलेज और परसेप्शन ऑफ टाइम नॉट वेस्टेड, ये सब उनको पता चले कि ये सब कुछ बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स है, या फिर उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा, ये सब कुछ उनको पता होना चाहिए। एक बार रिसर्च खत्म हो जाए तो पार्टिसिपेंट प्रोसीजर डिस्कस कर सकता है और फाइंडिंग्स डिस्कस कर सकता है साइकोलॉजिस्ट के साथ, और उनको एक जनरल आइडिया देना पड़ता है कि रिसर्चर क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, और पार्टिसिपेंट का रोल क्या है रिसर्च में। सो दिस इज अबाउट डीब्रीफिंग। देन प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो जो रिसर्चर्स होते हैं उनको इंश्योर करना चाहिए कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं रिसर्च में, उनको कोई किसी भी तरीके का डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उनको फिजिकल और मेंटल हार्म दोनों से प्रोटेक्शन देने का काम रिसर्चर का है। इसका मतलब है कि हम उनको ना तो एम्बैरेस कर सकते हैं, ना फ्राइटन, ना ऑफेंड, ना हार्म। हमें अपने पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करना होता है। जो रिसर्चर है उसको ये इंश्योर करना होता है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको अगर यूज किया जा रहा है, वल्नरेबल मतलब या कोई एल्डरली है या डिसेबल्ड है या बच्चे हैं, तो उनको स्पेशल केयर मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर बच्चों पे हमें कोई रिसर्च करनी है, तो अ, हमें ये इंश्योर करना होता है कि उनका जो पार्टिसिपेशन है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि वो बहुत इजीली टायर्ड हो जाते हैं और उनका अटेंशन स्पैन भी कम होता है। फिर है डिसेप्शन। सो ये वो पार्ट है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को मिसलीड किया जाता है या फिर उनको गलत इन्फॉर्म किया जाता है रिसर्च की एम के बारे में, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, बिकॉज ये रिसर्च का पार्ट है। अब डिसेप्शन के भी टाइप्स होते हैं। डेलिबरेट मिसलीडिंग हो गई कि कॉन्फिडरेट्स यूज करना, या मैनिपुलेशन, कोई मैनिपुलेशन स्टेज करना फील्ड सेटिंग्स में, या फिर इंस्ट्रक्शंस डिसेप्टिव देना। और एक होता है डिसेप्शन बाय ओमिशन। सो इसमें क्या होता है कि फेल लाइक पूरी बात ना बताना कि स्टडी किस लिए हो रही है, या फिर बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट कर देना। तो जो रिसर्चर है उसको पार्टिसिपेंट्स को डिसीव करने से खुद को अवॉइड करना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लाइक रिसर्च का गोल ही वही है। तो दिस वुड नीड टू बी जज्ड एक्सेप्टेबल बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। तो ये बात कोई एक थर्ड पर्सन आके जज करेगा कि क्या ये डिसेप्शन है या नहीं है, और क्या ये डिसेप्शन लाइक कोई हार्म तो नहीं पहुंचा रहा पार्टिसिपेंट्स को। बट कुछ टाइप की जो रिसर्च होती है उनको हम बिना डिसेप्शन के कैरी आउट नहीं कर सकते। जैसे कि जब कंफर्मिटी पढ़ी गई थी तो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को नहीं बताया गया था कि ऐसे बाकी जो लोग हैं उनको पहले से बता रखा है कि उनको ये आंसर देना है, गलत आंसर देना है, जिससे कि वो कंफर्मिटी का प्रिंसिपल प्रूफ कर पाए। सो उन केसेस में डिसेप्शन जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है कि एक स्टडी थी जो मिलग्राम ने करी थी ओबीडियंस पे। तो पार्टिसिपेंट्स को लगा था कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेंगे
दैट दे वर गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक। वो एक इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं लर्नर को जब भी वो रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। और रियलिटी में ये था कि उनको कोई भी शॉक नहीं लग रहा था, और जो लर्नर्स थे वो मिलग्राम के कॉन्फिडरेट्स थे। अगर हमने पार्टिसिपेंट्स का इन्फॉर्म्ड कंसेंट गेन किया है डिसेप्शन से, तो उनको देन दे विल हैव अग्रीड टू टेक पार्ट विदाउट एक्चुअली नोइंग व्हाट दे वर कंसेंटिंग टू। जो ट्रू नेचर होता है रिसर्च का वो हमें रिवील कर देना चाहिए जितना जल्दी हम कर सकते हैं। और एटलीस्ट जब हम डीब्रीफ कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को तब हमें कर देना चाहिए। इफ द स्टडी इज नॉट रिक्वायरिंग डिसेप्शन, देन वी शुड डू इट एज सून एज वी कैन। और कुछ रिसर्चर्स आर्ग्यू करते हैं कि जो डिसेप्शन होता है उसको हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, और ये प्रैक्टिस गलत है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की राइट को वायलेट करती है, जो पार्टिसिपेंट्स की राइट को वायलेट कर रही है जो भी चूज कर रहे हैं पार्टिसिपेट करना। और ये क्वेश्चनेबल बेसिस है कि ऑन विच टू ऑन विच टू बिल्ड अ डिसिप्लिन। बेसिकली कोई भी स्टडी करने के लिए ये एक बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज हो गई। और ये बेसिकली साइकोलॉजी की जो कम्युनिटी है उसमें एक डिस्ट्रस्ट पैदा करता है। So this is about deception. Then let's see confidentiality। जो participants और जो डेटा हम उनसे लेते हैं वो हमें हर हाल में उसको हमें कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, एनोनिमस रखना होता है, जब तक वो अपना फुल कंसेंट ना दे दें कि हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश तो हम कभी नहीं कर सकते वैसे, लाइक, बट जब तक उनकी मर्जी नहीं है कि उनका डेटा, उनके इनिशियल्स कुछ भी रिवील किया जाए तो हम नहीं कर सकते। और लैब रिपोर्ट में कोई भी नेम्स यूज नहीं होते, मैक्सिमम इनिशियल्स यूज किए जा सकते हैं। व्हाट डू वी डू इफ वी डिस्कवर समथिंग दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड, जैसे कि क्रिमिनल एक्ट। ऐसे में क्या करना चाहिए, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी पे बहुत सवाल उठते हैं कि अब कोई हमें आके बोल रहा है कि उसने किसी का मर्डर किया है, अब ऐसे केस में व्हाट विल यू डू। तो रिसर्चर्स पे कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो क्रिमिनल एक्ट्स को डिस्क्लोज करे, ऐसी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। एंड मस्ट डिटरमाइन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। और बट उनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि their duty to the participant versus their duty to the wider community। बेसिकली जो डिसीजंस होते हैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के, वो रिसर्च की लाइक जो भी कॉन्टेक्स्ट है रिसर्च इनका उस पर डिपेंड करता है। बट रिसर्चर्स, ऐसे केस में भी रिसर्चर्स पे ऐसी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो जाके कोर्ट में जाके बताएं कि किसी ने गलत किया है। देयर इज नथिंग लाइक कि उन पे कोई ऑब्लिगेशन है कि उनको ये करना ही पड़ेगा। बट ऑब्वियसली उनको ये दिमाग में रखना पड़ता है कि उनकी पार्टिसिपेंट के लिए ड्यूटी ज्यादा बड़ी है या फिर वाइडर कम्युनिटी के लिए ज्यादा बड़ी है। बाकी विड्रॉल फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन, पार्टिसिपेंट्स जब चाहें वो तब स्टडी छोड़ सकते हैं। वो कभी भी अपना, वो बेसिकली कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। उनको ये बात स्टडी स्टार्ट करने से पहले बता देनी चाहिए कि वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, और उन पे कोई प्रेशर नहीं है कि वो कंटिन्यू करें अगर वो नहीं करना चाहते। और ये एक ऐसी गाइडलाइन है जो कि मिलग्राम ने फॉलो नहीं करी थी, तो ये गलत किया था उसने। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वो like may feel participants may feel they shouldn't withdraw as this may spoil the study. Many participants are paid or receive course credits. They may worry they won't get this if they withdraw. Even at the end of the study, the participant has a final opportunity to withdraw the data they have provided for the research. So basically, participants ये सोच सकते हैं कि उनको विड्रॉ नहीं करना चाहिए बिकॉज ये स्टडी को खराब कर देगा, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को या तो कोर्स क्रेडिट नहीं मिलेंगे या फिर कुछ पार्टिसिपेंट्स को पे किया जाता है रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अगर वो विड्रॉ करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो पार्टिसिपेंट्स ऐसा फील कर सकते हैं। और इवन एट द एंड ऑफ द स्टडी पार्टिसिपेंट्स पे ऑप्शन होता है कि उन्होंने भले ही स्टडी में पार्टिसिपेट कर लिया हो, बट अगर वो नहीं चाहते कि उनका डेटा यूज किया जाए तो रिसर्चर यूज नहीं कर सकता, वो लास्ट मोमेंट पे भी विड्रॉ कर सकते हैं।
ये जो पार्ट है ये अगेन एनसीईआरटी का है। तो जो रिसर्चर होता है, रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टेन एथिक्स, जिनको हम प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं, जब भी वो रिसर्च कंडक्ट करे। पहला है वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, डीब्रीफिंग, शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा सोर्स। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, ये प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि जो लोग हैं जिन पे स्टडी कंडक्ट करनी है उन पे चॉइस है कि उनको पार्टिसिपेट करना है या नहीं। पार्टिसिपेंट्स पे बेसिकली फ्रीडम है डिसाइड करने की, विदाउट एनी इम्पैक्ट, लाइक उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा चाहे वो पार्टिसिपेट करें या ना करें। और वो रिसर्च से कभी भी विड्रॉ कर सकता है और उनको इस चीज़ के लिए कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? तो बेसिकली ये असेंशियल होता है पार्टिसिपेंट्स के लिए कि वो समझे कि क्या होने वाला है उनको स्टडी के टाइम पे। अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो उन पे क्या एक्सपेरिमेंट होने वाला है। जो प्रिंसिपल होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट का, वो ये स्टेट करता है कि जो पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स है वो ये इंफॉर्मेशन रिसीव करे उस मतलब स्टडी में पार्टिसिपेट करने से पहले, जिससे कि उनको इन्फॉर्म्ड डिसीजन वो बना पाए कि उनको पार्टिसिपेट करना है या नहीं। दे मे एट टाइम्स बी रिक्वायर्ड टू गिव सम प्राइवेट इंफॉर्मेशन, बट ये जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो शेयर करेंगे ये किसी से शेयर नहीं की जाती। और ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको स्टडी का नेचर समझा दिया जाए स्टडी स्टार्ट करने से पहले। डीब्रीफिंग क्या होता है? एक बार स्टडी खत्म हो जाए, जो पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है इनफ इंफॉर्मेशन के साथ कि वो रिसर्च को समझ पाए। ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टडी यूज की गई, अगर डिसेप्शन यूज किया गया है रिसर्च में, तब तो ये डीब्रीफिंग इज लाइक अ मस्ट। डीब्रीफिंग इंश्योर करती है कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो स्टडी छोड़ सकते हैं सेम फिजिकल और मेंटल स्टेट में जैसे उन्होंने एंटर किया था। बेसिकली उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा फिजिकली या मेंटली। और ये पार्टिसिपेंट्स को रीअश्योरेंस प्रोवाइड करता है और ये बेसिकली एंजाइटी रिमूव कर देता है जो भी पार्टिसिपेंट्स में होती है स्टडी को लेके। फिर है शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च में डेटा कलेक्ट करने के बाद पार्टिसिपेंट से डेटा एनालाइज किया जाता है, कंक्लूजन्स बनाए जाते हैं। तो ये ऑब्लिगेटरी होता है रिसर्चर के लिए कि वो पार्टिसिपेंट्स पे वापस जाए और उनको रिसर्च के जो भी रिजल्ट आए वो बताए। और स्पेशली व्हेन यू गो फॉर डेटा कलेक्शन, पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको ये एक्सपेक्टेशंस डेवलप भी हो जाती हैं रिसर्चर से। तो ये एक्सपेक्टेशंस पूरी करना रिसर्चर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पार्टिसिपेंट्स जो है वो अपने ओपिनियन बता सकते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है इस रिसर्च के रिजल्ट को सुनने के बाद, जो कि समटाइम्स रिसर्चर को ही हेल्प करता है कि वो कुछ उसको कोई न्यू इंसाइट मिले। देन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा सोर्स। तो बेसिकली जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन पे राइट टू प्राइवेसी होती है। जो रिसर्चर होता है वो प्राइवेसी सेफगार्ड करता है हर कीमत पे और बहुत ही स्ट्रिक्टली। ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए यूज की जानी नहीं चाहिए और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो दूसरी पार्टीज को हम पास ऑन नहीं कर सकते। जो मोस्ट इफेक्टिव वे होता है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट करने का पार्टिसिपेंट्स की, वो ये होता है कि अ, हम उनकी आइडेंटिटीज रिकॉर्ड ना करें। This is, however, not possible in certain kind of research. For example, code numbers are given on the data sheet and the names with the codes are kept separately. ठीक है, ऐसे केसेस में जहाँ पे ये नहीं किया जा सकता वहाँ पे हम कोड नंबर्स दे देते हैं। तो जो आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए जैसे ही रिसर्च खत्म हो। तो ये आइडेंटिफिकेशन लिस्ट डिस्ट्रॉय कर दी जाए। दैट इज वन वे टू इंश्योर कि इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड फाइनली द रिसर्च मेथोडोलॉजी इज ओवर। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ पे जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सारे नोट्स हैं। सो यू कैन refer to that for study purposes. And if you have any doubt, please do ask in the comment section.
And that is it for today's video. Thank you so much for watching.